मैं मेहा हूँ, इस घर की असली बहू, जिसे हादसे के बाद छिपा दिया गया और जिसकी जगह मेरी जुड़वा बहन को यहाँ भेजा गया। ये ड्रामा है। तुमने मेरा चेहरा चुराया, मेरा नाम चुराया, मेरी शादी चुराई, लेकिन मेरी जगह कभी नहीं ले सकी। मेरे हिस्से का जीवन तुम जीती रही। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आदित्य के हाथ कांप रहे थे। रात के 2 बजे उसके कमरे के बाहर एक छोटा सा पार्सल पड़ा मिला था। पार्सल के अंदर वही हीरे की अंगूठी थी जो उसने अपनी शादी के दिन अपनी दुल्हन मेहा की उंगली में पहनाई थी। उस अंगूठी को देखते ही आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वह अंगूठी उसकी पत्नी की उंगली में नहीं थी। जब भी उसने पूछा, मेहा ने यही कहा था कि हादसे के बाद उसकी उंगली पतली हो गई है, इसलिए अंगूठी सुरक्षित रख दी गई है। लेकिन पार्सल में अंगूठी के साथ एक पर्ची भी थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम सच में मुझे पहचानते हो तो कल रात पुराने मंदिर के पीछे आना। आदित्य की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि जिस लड़की को वह अपनी पत्नी समझकर पिछले 6 महीने से अपने घर में रखे हुए था, वह इसी समय उसके कमरे में सो रही थी। वह धीरे से कमरे में वापस गया। बिस्तर पर सफेद रजाई ओढ़े मेहा लेटी हुई थी। चेहरा शांत था, सांसें सामान्य थीं। आदित्य ने बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा, उसी चेहरे को, उन्हीं आंखों को, उसी माथे को जिसे वह 6 महीनों से अपनी दुल्हन का चेहरा समझता आ रहा था। लेकिन सच यह था कि इन 6 महीनों में उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी हमेशा जिंदा रही थी। कभी उसे लगता मेहा की हंसी पहले जैसी नहीं रही, कभी उसे महसूस होता वह उसकी पसंद नापसंद भूल जाती है, कभी उसके हाथों का स्पर्श भी अजनबी सा लगता। लेकिन हर बार आदित्य खुद को समझा देता, हादसा बहुत बड़ा था, शायद वह सच में बदल गई है। और हर बार उसके दिल की आवाज हार जाती, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही कहा था। सिर पर गहरी चोट लगी है, मरीज की याददाश्त, व्यवहार, आवाज, यहाँ तक कि भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। उन्हें दबाव मत दीजिए। आदित्य ने दबाव नहीं दिया, उसने सवाल नहीं किए। उसने अपनी पत्नी को समय देने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथ में वही अंगूठी थी और उसका दिल पहली बार कह रहा था, कुछ बहुत गलत है। 6 महीने पहले आदित्य शर्मा की शादी मेहा मेहता से हुई थी। यह प्रेम विवाह नहीं था, मगर रिश्ता बेहद इज्जतदार और समझदारी से तय हुआ था। दोनों परिवार पुराने कारोबारी रिश्तों से जुड़े थे। सगाई के बाद आदित्य और मेहा सिर्फ कुछ बार मिले थे, लेकिन उन छोटी मुलाकातों में आदित्य को मेहा की सादगी और शालीनता ने छू लिया था। मेहा बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी हर बात में अपनापन होता था। शादी से एक दिन पहले उसने आदित्य से मुस्कुराकर कहा था, मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, मुझे बस झूठे लोगों से डर लगता है। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया था, फिर तो तुम सही घर में जा रही हो, वहाँ झूठ कम, ड्रामा ज्यादा है। मेहा पहली बार खुलकर हंसी थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। संगीत, मेहंदी, फेरे, रस्में, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन उस सपने के बीच एक बात ऐसी थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेहा के परिवार में कुछ चेहरे ऐसे थे जो शादी में तो मौजूद थे, मगर हर वक्त बेचैन नजर आ रहे थे। खासकर मेहा के मामा और आदित्य का छोटा भाई सौरभ शर्मा परिवार का छोटा बेटा, बचपन में गोद लिया गया था। यह बात सिर्फ घर के कुछ बड़े लोगों को पता थी। सौरभ हमेशा से आदित्य के साथ ही पला बढ़ा, उसी स्कूल में पढ़ा, मैं उसी घर में बड़ा हुआ। लेकिन उसके दिल में एक गलतफहमी बचपन से पल रही थी। उसे लगता था कि इस घर में असली प्यार, असली भरोसा और असली विरासत हमेशा आदित्य के हिस्से में ही आएगी। उसे यह नहीं मालूम था कि शर्मा जी ने अपनी वसीयत में उसके लिए भी बहुत कुछ अलग रख छोड़ा था। उसने कभी इंतजार नहीं किया, उसने सिर्फ तुलना की, और तुलना ने धीरे धीरे उसके दिल में जहर भर दिया। शादी की रात के अगले ही दिन जब मेहा की विदाई हो रही थी, उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिरी, आग लगी, लोग दौड़े, चीखें उठी। आदित्य जब अस्पताल पहुंचा तब तक उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि मेहा बच गई है, मगर उसकी हालत नाजुक है। चेहरे और सिर पर गहरी चोटें हैं। कुछ दिनों तक उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच आदित्य के पिता की पुरानी दिल की बीमारी अचानक बढ़ गई और 2 ही दिनों में उनका निधन हो गया। पूरा शर्मा हाउस शोक, कारोबार और अस्पताल की दहशत में डूब गया। करीब 3 हफ्ते बाद मेहा घर लौटी। उसका चेहरा अब पहले जैसा तो था, मगर बिल्कुल वैसा नहीं था। हल्की सर्जरी के निशान, कम बोलना, बदली हुई आदतें और बहुत ज्यादा चुप्पी। दादी माँ ने कहा, हादसे इंसान को बदल देते हैं, उसे वक्त दो। सौरभ ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाभी को शक की नहीं, सहारे की जरूरत है। और आदित्य ने वही किया। उसने सवाल करने के बजाय भरोसा किया। उसे क्या पता था कि जिस औरत को वह अपनी घायल पत्नी समझ रहा है वह मेहा नहीं, उसकी जुड़वां बहन दिव्या है। दिव्या का जन्म मेहा के साथ ही हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही परिवार पर एक पुराना सामाजिक दबाव आ पड़ा। 2 बच्चों को एक साथ पालना, परिवार के अंदर के तनाव और एक बड़े छिपे हुए राज की वजह से उन दोनों में से एक बच्ची को चुपचाप किसी रिश्तेदार के जरिए गोद दे दिया गया। वह बच्ची थी दिव्या। जिन लोगों ने उसे गोद लिया उनकी
कुछ साल बाद एक हादसे में मौत हो गई। दिव्या का बचपन ठोकरों, असुरक्षा और नाराजगी में बीता। वह बड़ी हुई तो उसे अपने जन्म, अपनी जुड़वांव बहन और अपने छिने हुए हिस्से का सच मालूम हुआ। उसी दौरान उसकी मुलाकात सौरभ से हुई। सौरभ ने दिव्या के दिल में जली हुई आग को पहचाना। दिव्या ने सौरभ की आंखों में पलती हुई जलन को समझा। दो टूटे हुए नाराज लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार से ज्यादा सौदा बन गया। सौरभ ने दिव्या से कहा, मेहा ने वो जिंदगी जी है जो तुम्हारी हो सकती थी, और आदित्य ने वो सब पाया है जो मुझे मिलना चाहिए था। अगर एक चाल में दोनों चीजें छीन ली जाए तो? दिव्या ने पूछा। कैसे? सौरभ मुस्कुराया। चेहरा तुम्हारा है, मौका मैं दूंगा। एक्सीडेंट उसी योजना का हिस्सा था। असली मेहा को जिंदा रखा गया, लेकिन उसे एक दूर दराज फार्म हाउस के पिछवाड़े बने पुराने आउट हाउस में छिपा दिया गया। हादसे में सिर पर लगी चोट की वजह से कुछ समय तक उसकी याददाश्त सच में धुंधली थी। उसे अपने बारे में सब कुछ साफ साफ याद नहीं था। यही सौरभ और दिव्या की सबसे बड़ी राहत थी। दूसरी तरफ दिव्या को सौरभ ने महीनों तक ट्रेन किया था। आदित्य को कैसी चाय पसंद है, मेहा किस हाथ से लिखती थी, कौन सी बातें उसे नहीं पता होंगी, कहाँ चुप रहना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ कहना है, मुझे याद नहीं। हादसे के बाद सब धुंधला है, और वही बहाना 6 महीने तक चलता रहा। आदित्य को फर्क महसूस होता था, बहुत बार होता था। एक रात उसने कहा भी था, तुम पहले सोने से पहले किताब पढ़ती थी, अब बिना पढ़े सो जाती हो। दिव्या ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, शायद अब कुछ चीजें डर लगने लगा है। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें अब भी बारिश में भीगना पसंद नहीं? दिव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हादसे के बाद मुझे ठंडी हवा से डर लगता है। और हर बार आदित्य को अपना सवाल छोटा और मेहा का दर्द बड़ा लगने लगता। लेकिन चौथे महीने के बाद असली मेहा की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। पहले उसे सिर्फ अपना नाम याद आया, फिर शादी की मेहंदी, फिर आदित्य का चेहरा, फिर दिव्या, फिर सौरभ की आवाज। जब तक यह जिंदा है, खेल पूरा नहीं होगा। मेहा ने तुरंत शोर नहीं मचाया। उसे समझ आ गया था कि अगर वह बिना सबूत के सामने आएगी तो उसे फिर से पागल, भ्रमित या अस्थिर साबित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने चुप्पी चुनी। उसने 2 महीने तक धीरे धीरे हर चीज नोट की। कौन खाना लाता है, किस दिन सौरभ आता है, दिव्या कब मिलने आती है, किस दराज में पुराने कागज रखे जाते हैं, किस फोन से कौन बात करता है। उसी दौरान उसे अपनी शादी वाली अंगूठी वापस मिली, जिसे हादसे के दिन दिव्या ने उसकी उंगली से निकाला था। मेहा ने उसे छिपा लिया। फिर उसने एक बूढ़ी कामवाली की मदद से एक छोटा सा पार्सल बाहर भिजवाया। सही समय का इंतजार उसने इसलिए किया क्योंकि शर्मा परिवार की ट्रस्ट मीटिंग करीब थी। उसे मालूम था अगर अभी भी उसने सच नहीं खोला तो देर हो जाएगी, और अब वह अंगूठी आदित्य के हाथ में थी। अगले दिन पुराने मंदिर के पीछे आदित्य समय से पहले पहुंच गया। कुछ देर बाद लाल दुपट्टे में एक औरत वहां आई। इस बार उसका चेहरा आधा दिख रहा था। आदित्य ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल जोर से धड़का। चेहरा वही था, बिल्कुल वही। औरत ने दुपट्टा हटाया। आदित्य का गला सूख गया। मेहा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, औरत ने कहा, लेकिन वो नहीं जो तुम्हारे घर में है। आदित्य पीछे हट गया। ये कैसे? मेहा ने कांपती आवाज में सब बताना शुरू किया। जुड़वां बहन, गोद लिया जाना, दिव्या की वापसी, सौरभ का प्लान, हादसा, आउट हाउस, याददाश्त का जाना और लौटना। आदित्य सुनता रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसकती रही। मैंने कोशिश की थी तुम्हें पहले खबर करूं, लेकिन मुझे यकीन था कि बिना सबूत के तुम भी शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि तुम्हारे घर में मेरा चेहरा पहले से मौजूद था। आदित्य की आंखों में दर्द भर आया। 6 महीने मेहा ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें वही दिखाया गया जिस पर तुम्हें यकीन करना था। और अब मेहा की आवाज बदल गई। अब उसमें कमजोरी नहीं, ठंडा इरादा था। अब हम उन्हें उनके ही खेल में हराएंगे। उस दिन के बाद आदित्य ने अपने घर में कुछ भी नहीं बदला। वह वैसे ही रहता रहा, वैसे ही बात करता रहा। लेकिन अब हर मुस्कान के पीछे उसका शक जिंदा था, और हर खामोशी के पीछे योजना। उसने सौरभ के पुराने बैंक रिकॉर्ड निकलवाए। उसे पता चला कि एक्सीडेंट से पहले एक प्राइवेट क्लिनिक और फार्म हाउस के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। उसने आउट हाउस में छिपाकर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगवाई। उसने दिव्या के फोन, क्लाउड की कॉपी निकलवाई, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी दादी माँ को बिना पूरा सच बताए सिर्फ इतना कह दिया, ट्रस्ट मीटिंग में जल्दी मत कीजिएगा। उस दिन घर में एक बहुत बड़ा सच बाहर आएगा। ट्रस्ट मीटिंग की रात शर्मा हाउस जगमगा रहा था। बोर्ड मेंबर्स, वकील, रिश्तेदार सब मौजूद थे। दिव्या सफेद साड़ी में वही बनकर खड़ी थी जो वह 6 महीने से बनी हुई थी, आदित्य की पत्नी। सौरभ की आंखों में जीत चमक रही थी। एडवोकेट वर्मा ने फाइल खोली। सभी औपचारिकताएं पूरी हैं। अब सिर्फ श्रीमती मेहा शर्मा के हस्ताक्षर बाकी हैं। दिव्या आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया। तभी आदित्य ने कहा, 1 मिनट। पूरा हॉल शांत हो गया। साइन से पहले आदित्य बोला, मैं चाहता हूं कि घर के लोग एक आवाज सुने। सौरभ के चेहरे का रंग उड़ा। भैया, ये कोई मजाक है।
आदित्य ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रिकॉर्डिंग चलने लगी। पहले सौरभ की आवाज आई, जब तक यह जिंदा है खेल पूरा नहीं होगा। फिर दिव्या की आवाज, अगर आदित्य को शक हो गया तो सौरभ तुम्हारा काम सिर्फ मेहा बनना है, बाकी मैं देख लूंगा। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। दिव्या के हाथ कांप गए। यह झूठ है, आदित्य ने बहुत धीरे कहा। अच्छा तो सच भी आ जाना चाहिए। दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर उठी। अंदर दादी माँ के पुराने वकील, 2 गवाह और उनके बीच खड़ी थी मेहा, असली मेहा, उसी चेहरे के साथ, उसी आंखों के साथ, मगर इस बार उस चेहरे पर डर नहीं था। हॉल में जैसे सांसें जम गईं। दादी माँ ने कांपते हुए कहा, हे भगवान। दिव्या पीछे हट गई। उसने पहली बार खुद को आईने की तरह अपने सामने खड़ा देखा। मेहा ने सबके सामने कहा, मैं मेहा हूँ, इस घर की असली बहू, जिसे हादसे के बाद छिपा दिया गया और जिसकी जगह मेरी जुड़वा बहन को यहाँ भेजा गया। सौरभ गरजा। ये ड्रामा है। मेहा ने उसकी तरफ देखा। ड्रामा तुमने किया था सौरभ, मैंने सिर्फ जिंदा रहना सीखा। फिर उसने एक एक बात सबके सामने रखी। आउट हाउस, नकली मेडिकल रिकॉर्ड, अंगूठी, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर। और आखिर में दिव्या की तरफ देखकर बोली, तुमने मेरा चेहरा चुराया, मेरा नाम चुराया, मेरी शादी चुराई, लेकिन मेरी जगह कभी नहीं ले सकी। दिव्या की आंखें भर आईं। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर अचानक टूट गई। हाँ मैंने किया, क्योंकि बचपन से सब कुछ तुम्हें मिला, घर, नाम, परिवार, इज्जत, और मैं तो पैदा होते ही दे दी गई। मेरे हिस्से का जीवन तुम जीती रही। दादी माँ की आंखें नम हो गईं। सौरभ ने चीख कर कहा, चुप रहो, लेकिन दिव्या अब रुकने वाली नहीं थी। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमने कहा था ये सब हमारा होगा। तुमने कहा था आदित्य को कभी पता नहीं चलेगा। तुमने कहा था मैं पहली बार किसी की परछाई नहीं, किसी घर की मालकिन बनूंगी। सौरभ का चेहरा कठोर हो गया। उसने दांत भींचे। तुम्हें वही कहा जो तुम्हें सुनना था। बस यही वाक्य दिव्या को तोड़ गया। आदित्य आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कोई चीख नहीं थी, बस ठंडा टूटा हुआ सच था। तुम दोनों ने सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। 6 महीने में एक झूठ के साथ जीता रहा। वह दिव्या की तरफ मुड़ा। मुझे फर्क महसूस होता था, हर दिन होता था, लेकिन मैं खुद को यह कहकर चुप कराता रहा कि मेरी पत्नी हादसे से गुजरी है, उसे समय चाहिए। मैं गलत नहीं था कि मैंने भरोसा किया, गलत तुम थी कि तुमने उस भरोसे का गला घोंट दिया। फिर वह सौरभ के सामने आकर खड़ा हुआ। और तुम्हें हमेशा लगा तुम्हें कब मिला, जबकि सच है कि तुम्हारे लिए भी इस घर ने जगह छोड़ी थी, लेकिन तुमने इंतजार नहीं किया, तुमने चोरी चुनी। दादी माँ रो पड़ी। उन्होंने एडवोकेट वर्मा को इशारा किया। वकील ने एक सीलबंद फाइल खोली। शर्मा जी की निजी वसीयत के मुताबिक उन्होंने कहा, सौरभ शर्मा के लिए अलग से एक ट्रस्ट फंड, एक संपत्ति और साझेदारी का हिस्सा सुरक्षित रखा गया था। यह दस्तावेज उनके 30वें जन्मदिन पर खोला जाना था। सौरभ जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, उसके होंठ हिले। दादी माँ ने भर्राई आवाज में कहा, तूने अपने ही भ्रम के कारण अपना सब कुछ जला दिया। उसी वक्त पुलिस अंदर आई। सौरभ और दिव्या को हिरासत में ले लिया गया। जाते जाते दिव्या ने आखिरी बार आदित्य को देखा। अगर मैं झूठ न बोलती तो क्या कभी कोई मुझे भी चुनता? आदित्य ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर बोला, चेहरा मिलने से नसीब नहीं मिलते दिव्या, उसके लिए सच होना पड़ता है। दिव्या की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद हॉल खाली हो चुका था। दादी माँ मेहा को गले लगाकर रो रही थीं। वकील ट्रस्ट पेपर्स समेट रहे थे और आदित्य पहली बार बिना डर, बिना शक, बिना भ्रम के मेहा के सामने खड़ा था। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने पहचान लिया था, बस खुद को मानने नहीं दिया। आदित्य की आंखें भर आईं। अब उसने पूछा। मेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम झूठ के बाद की जिंदगी जिएंगे। कुछ महीनों बाद शर्मा हाउस में फिर रोशनी लौटी। इस बार शोर कम था, सुकून ज्यादा। एक शाम आदित्य मेहा को उसी झील किनारे ले गया जहाँ शादी से पहले उनकी पहली लंबी बात हुई थी। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था। आदित्य ने जेब से वही अंगूठी निकाली। इस बार उसने कहा, इस बार मैं ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी उंगली में नहीं, तुम्हारे सच्चाई में पहनाना चाहता हूँ। मेहा मुस्कुराई, आंखें नम थीं। और अगर मैं फिर कभी बिछड़ गई? उसने पूछा। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, तो इस बार मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारे दर्द से भी पहचान लूंगा। कहते हैं धोखा तभी सबसे गहरा लगता है जब वह किसी अजनबी से नहीं, अपने ही लोगों से मिले। आदित्य के साथ भी यही हुआ। उसकी दुल्हन उससे छीनी गई, उसके भरोसे का इस्तेमाल हुआ, उसकी शादी को एक सौदे में बदल दिया गया। लेकिन आखिर में सच लौट आया, एक अंगूठी बनकर, एक आवाज बनकर, एक औरत बनकर जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। और उस रात जब शर्मा हाउस की सारी बत्तियां बुझ गईं, पहली बार आदित्य को लगा अब उसके घर में उसकी अपनी जिंदगी वापस आ गई है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आपका दिल सच में अच्छा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।